द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी पहेली पर बात करने वाले हैं, जो हाल ही में आए 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण से निकल कर आई है। देखिए, एक तरफ तो सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दशकों में अपने सबसे मजबूत दौर से गुजर रही है। विकास दर 7% से ऊपर है, महंगाई काबू में है और सरकारी निवेश तो आसमान छू रहा है। बिल्कुल। लेकिन पहेली का दूसरा हिस्सा ये है कि हमारा ये जो शानदार प्रदर्शन है वो एक ऐसी दुनिया से टकरा रहा है जो अब अच्छे आर्थिक मैनेजमेंट को मतलब वैसे इनाम नहीं देती जैसे शायद पहले देती थी। अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ना तो आपकी मुद्रा मजबूत होती है, न ही विदेशी निवेश की कोई गारंटी होती है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की अपनी घरेलू मजबूती इतनी काफी है कि वो हमें लंबे समय तक आगे बढ़ा सके और किसी भी तूफान से बचा सके? या फिर ये जो बदलती हुई दुनिया है और हमारी जो बाहरी कमजोरियां हैं वो एक इतना बड़ा खतरा है कि हमें अपनी पूरी रणनीति ही बदलने की जरूरत है? मेरा मानना है कि भारत की असली ताकत उसके अपने घर में है। हमारी घरेलू मांग, समझदारी भरी आर्थिक नीतियां और जो सुधार हो रहे हैं वो किसी भी बाहरी झटके को झेलने के लिए काफी हैं। और मैं कहूंगी कि घरेलू प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाहरी खतरों से आंख मूंद लेना खतरनाक हो सकता है। रुपए का कमजोर होना और दुनिया में हमारा पावर गैप, ये हमारी गहरी कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं और इनसे निपटने के लिए हमें सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से अनिवार्य बनना होगा। देखिए, मेरे लिए बात बिल्कुल साफ है। अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था की असली कहानी समझनी है तो हमें अंदर झांकना होगा, बाहर नहीं। हमारी असली ताकत हमारे अपने घर में है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि अगले साल हमारी असली जीडीपी 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी और इसकी वजह कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि हमारी अपनी घरेलू मांग है। लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां निवेश कर रही हैं और यही हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है। सरकार ने भी कमाल का काम किया है। जहां 2021 में हमारा राजकोषीय घाटा 9.2% था, उसे अब 4.8% पर ले आए हैं और ये सब तब हुआ है जब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया है। सर्वे खुद मानता है कि भारत की जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो भी अब 6.5% से बढ़कर 7% हो गई है। ये सब हवा में नहीं हुआ है, ये मजबूत घरेलू सुधारों का नतीजा है। हाँ, बाहर चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा विशाल घरेलू बाजार और हमारी अपनी ताकत हमें एक ऐसा मजबूत किला देती हैं जो किसी भी बाहरी लहर का सामना कर सकता है। आप जो कह रहे हैं वो आंकड़ों के लिहाज से बिल्कुल सही है और इस घरेलू प्रदर्शन के लिए तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। 2025 का असली विरोधाभास यही है कि इतने शानदार मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन के बाद भी भारतीय रुपया दुनिया के दूसरी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक अलार्म है जो बता रहा है कि दुनिया के बड़े निवेशक अब सिर्फ अच्छे नंबर देखकर पैसा नहीं लगा रहे हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है जिसका जिक्र सर्वे में भी है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट का पावर गैप इंडेक्स। ये इंडेक्स ये बताता है कि एक देश के पास संसाधन कितने हैं और वो दुनिया में अपना प्रभाव जमाने के लिए उनका कितना इस्तेमाल कर पाता है। सर्वे के मुताबिक भारत इस मामले में एक ऐसे छात्र की तरह है जो बहुत होशियार तो है लेकिन परीक्षा में नंबर कम ला रहा है। हमारे पास क्षमता तो है पर हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ घरेलू विकास पर खुश होते रहना और इस रणनीतिक खाई को नजरअंदाज करना हमें आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है। हमें सिर्फ विकास नहीं चाहिए, हमें दुनिया के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बनानी होगी। यानी हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनना होगा जिसके बिना दुनिया का काम ही न चले। चलिए, आपके उठाए पहले मुद्दे पर ही आते हैं, रुपए के विरोधाभास पर। आप इसे एक खतरे की तरह देख रही हैं, मैं इसे एक छिपे हुए अवसर की तरह देखता हूं। देखिए, रुपए का थोड़ा कमजोर रहना हमारी निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद है। सर्वे खुद कहता है कि एक अंडर वैल्यूड रुपया यानी अपनी असली कीमत से थोड़ा कमजोर रुपया अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी झटकों के असर को कम करने में मदद करता है। हमारा सामान दुनिया के बाजार में सस्ता और ज्यादा आकर्षक बन जाता है। और जहां तक स्थिरता की बात है, हमारे पास 11 महीने से ज्यादा के आयात को कवर करने के लिए विशाल भंडार है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें अपना ध्यान 7.5% की विकास दर पर लगाना चाहिए, ना कि रुपए के रोजाना के उतार चढ़ाव पर। एक मिनट, लेकिन इस अवसर की कीमत कौन चुका रहा है? क्या ये कीमत आम आदमी नहीं चुका रहा?
जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमारा आयात महंगा हो जाता है। पेट्रोल, डीजल से लेकर मोबाइल फ़ोन के पुर्जों तक सब कुछ। इससे महंगाई का खतरा बढ़ता है। इसे अवसर कहना मेरे हिसाब से खतरे को कम करके आंकना है। ये इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया के बड़े निवेशक भारत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। वो अभी भी हिचक रहे हैं और ये हमारी एक बुनियादी कमजोरी को उजागर करता है। हम आज भी विदेशी पूंजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। रुपया कमज़ोर होना सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी ये है कि हम आज तक ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाए हैं जो लगातार बाहरी अधिशेष यानी एक्सटर्नल सरप्लसेस पैदा करे। दुनिया के जिन देशों की मुद्राएं मजबूत हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है। सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार के किले में बैठे रहना एक रक्षात्मक सोच है, आक्रामक नहीं। ठीक है, रुपए के मुद्दे पर हम शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपने जो बाहरी अधिशेष की बात की वो आता कहाँ से है? हमारे निर्यात से। और यहीं पर हमारी असली ताकत छिपी है जिसे आप नज़रअंदाज कर रही हैं। भारत की निर्यात की कहानी अब माल या गुड्स से नहीं बल्कि सेवाओं यानी सर्विसेज से लिखी जा रही है। सर्वे के आंकड़े देखिए, 2020 के बाद से हमारे कुल निर्यात में सालाना 9.4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि माल का निर्यात सिर्फ 6.4% की दर से बढ़ा है। ये जो अंतर है, यही हमारी नई ताकत है। हमारा सर्विस एक्सपोर्ट, खासकर आईटी और बिजनेस सर्विसेज, आज हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे रहा है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बना रहा है। ये भविष्य का रास्ता है और हमें इसी पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारा सर्विस सेक्टर कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम सिर्फ एक पैर पर मैराथन दौड़ सकते हैं? सर्वेक्षण खुद इस पर एक चेतावनी देता है। उसमें साफ लिखा है कि दुनिया के जिन देशों की मुद्राएं मजबूत और स्थिर हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत के लिए जाने जाते हैं, न कि सिर्फ सेवाओं के लिए। देखिए, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी खराब सड़कों और ढीले ढाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद काम कर सकती है, लेकिन एक कार बनाने वाली फैक्ट्री या एक चिप बनाने वाला प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ती है तो वो सरकार और पूरे सिस्टम पर एक दबाव डालती है कि वो अपनी क्षमताएं सुधारे। बेहतर बंदरगाह, बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली, कुशल मजदूर, ये पूरे देश की क्षमता को बढ़ाता है। सिर्फ सेवाओं पर निर्भर रहना हमें उस टिकाऊ ताकत से दूर रखता है जो एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस से आती है। हमें दोनों की ज़रूरत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की रणनीतिक भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। मुझे लगता है कि आप सरकार के नीतिगत प्रयासों को कम आंक रहे हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। यहीं पर उद्यमी राज्य यानी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की भूमिका आती है। इसका मतलब है कि सरकार अब सिर्फ एक रेफरी की तरह नियम नहीं बना रही, बल्कि एक खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरकर जोखिम ले रही है और अर्थव्यवस्था को सक्रिय रूप से आकार दे रही है। जीएसटी को आसान बनाना, परमाणु ऊर्जा और बीमा जैसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना और 4 लेबर कोड को लागू करना, ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं और इसका असर भी दिख रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, देश की संभावित विकास दर का 6.5% से बढ़कर 7% होना इन सुधारों की सफलता का ही प्रमाण है। सरकार सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भागीदार है जो मैन्युफैक्चरिंग समेत हर क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि सर्वेक्षण इस उद्यमी राज्य के तरीकों पर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है? सर्वे ये भी बताता है कि हम अपस्ट्रीम क्षेत्रों यानी स्टील, एल्युमिनियम जैसे कच्चे माल बनाने वाले उद्योगों को बहुत ज़्यादा संरक्षण दे रहे हैं, जिस वजह से डाउनस्ट्रीम उद्योगों यानी इन कच्चे माल का इस्तेमाल करके तैयार माल बनाने वाली कंपनियां जैसे कार या इंजीनियरिंग गुड्स के लिए लागत बढ़ जाती है। इससे उनका निर्यात करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही नीतियों से उनके पैर में वजन बांध रहे हैं। और पूंजी की ऊंची लागत तो एक पुरानी समस्या है ही। एक सच्चा उद्यमी राज्य सिर्फ सुधारों की घोषणा नहीं करता, वो इन विरोधाभासों को समझता है, जोखिमों का प्रबंधन करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। हमें रणनीतिक लचीलापन यानी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बनाने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ आयात प्रतिस्थापन यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो अक्सर घरेलू बाजार में अकुशलता को जन्म देता है। मैं देख सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन जब हम इसे वैश्विक अनिश्चितता के बड़े कैनवस पर देखते हैं तो मेरी बात ज्यादा वजनदार लगती है। सर्वे में 3 अलग-अलग वैश्विक परिदृश्यों की बात की गई है।
एक जहां दुनिया में तनाव बढ़ता है, दूसरा जहां शांति रहती है और तीसरा जहां मिलीजुली स्थिति रहती है। मजे की बात यह है कि तीनों ही परिदृश्यों में सर्वे का निष्कर्ष यही है कि भारत अपने मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी सिद्धांतों की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों से बेहतर स्थिति में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा विशाल घरेलू बाजार हमें बाहरी झटकों से बचाता है, हमारे मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हमें स्थिरता देते हैं और हमारी रणनीतिक स्वायत्ता हमें किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहने देती। हम किसी भी वैश्विक तूफान का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बेहतर स्थिति में होना और पूरी तरह सुरक्षित होना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है और यहीं पर आत्मसंतुष्टि का खतरा पैदा होता है। मैं मानती हूँ कि हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन सर्वे के उन तीनों ही सिनारियोज में भारत के लिए एक साझा खतरा भी बताया गया है और वो है विदेशी पूंजी के प्रवाह में रुकावट और उसका सीधा असर हमारे रुपए पर, यानी हम घूम फिरकर उसी भारी कमजोरी पर वापस आ जाते हैं। सर्वे में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन लिखी है कि भारत को एक मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना होगा। इसका मतलब साफ है, सिर्फ अपनी घरेलू स्थिरता के भरोसे बैठे रहना काफी नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ झटके सहने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने वाला बनना होगा और इसके लिए हमें अपनी बाहरी कमजोरियों को युद्ध स्तर पर ठीक करना होगा। अंत में मेरे लिए तो सबूत और आंकड़े बिल्कुल साफ है। भारत की आर्थिक कहानी एक मजबूत, आत्मनिर्भर घरेलू नींव पर बनी है। 7% से ज्यादा की लगातार विकास दर, काबू में महंगाई और एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर, ये वो स्तंभ हैं जो हमें किसी भी वैश्विक अनिश्चितता का सामना करने की ताकत देते हैं। बाहरी चुनौतियां हैं, मैं उन्हें नकार नहीं रहा, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति उन पर कहीं ज्यादा भारी है। हमारा ध्यान अपनी इसी घरेलू ताकत को और मजबूत करने पर होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी और भरोसेमंद संपत्ति है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी घरेलू नींव मजबूत है और हमारी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उसी को जाता है। लेकिन आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी देश सिर्फ अपनी घरेलू ताकत के दम पर महान नहीं बन सकता। रुपए का विरोधाभास और हमारा पावर गैप इस बात की लगातार याद दिलाते हैं कि अभी काम अधूरा है। हमें इस मजबूत घरेलू नींव का इस्तेमाल अपनी बाहरी कमजोरियों को दूर करने के लिए करना होगा, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक लचीली अर्थव्यवस्था बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक रूप से अनिवार्य यानी कि स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल अर्थव्यवस्था बनना होना चाहिए, जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। तो जैसा कि इस चर्चा से साफ है, भारत आज एक ऐसे दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है जहां उसकी जबरदस्त घरेलू ताकत और दुनिया की बाहरी चुनौतियां आमने सामने हैं। जैसा कि सर्वेक्षण में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, हमें रणनीतिक संयम की जरूरत है, न कि रक्षात्मक निराशावाद की। So today we looked at why the rupee stays weak, even when GDP numbers look strong. The economy isn't just about big numbers. It affects your income, savings, and everyday decisions. If this episode helped you understand the topic better, do like the video and subscribe to the channel for more simple explanations on important issues. We'll be back with another important topic in the next podcast. Until then, stay curious and keep questioning.